शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड है। ये एडिटोरियल इंडिया में एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच जो बैलेंस बिगड़ते जा रहा है उसको लेकर के डीपली एनालिसिस करता है। साथ ही साथ इसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करी जाती है कि हर साल भारत में लाखों बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं ITI, इसके अलावा स्किल प्रोग्राम सीख रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारी प्रणाली उनको केवल एकोमोडेट करने में ही नहीं बल्कि इनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। इसमें हम लोग इंटीग्रेट उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव इम्प्रेशन की बात करी जाती है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO जो कि भारत की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग को मैनेज करता है। EPFO इसका मतलब ये है जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा कटता है, कुछ हिस्सा कंपनी देती है और वही पैसा फिर आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है ब्याज सहित। मार्च 2025 के आंकड़े बताते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार धीरे धीरे बढ़ रहा है, खास करके 18 से 25 साल की उम्र के युवा, जिनमें से 18 से 21 वर्ष के युवा ही कुल नए पंजीकरण का 18 से 22% तक हिस्सेदारी रखते हैं। इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। एक चीज़ और ये है, ये प्रवृत्ति जो है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ाव को बताती है, लेकिन इसमें जॉब स्टेबिलिटी, वेजेस या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करना डीपली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से देखें तो भारत में 83% यूथ है। चिंता वाली बात यह है कि माध्यमिक या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, पिछले 20 साल में लगभग डबल हो गई है। इसका मतलब ये है शिक्षा प्राप्त करना आसान है लेकिन नौकरी प्राप्त करना आसान बिल्कुल नहीं है। मतलब शिक्षा हमें गारंटी नहीं दे रही है कि हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें नौकरी मिल ही जाएगी। ये समस्या केवल अनएम्प्लॉयमेंट की ही नहीं है बल्कि रोजगार योग्यता के संकट, क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेबिलिटी की भी है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की बात करें तो इनके अनुसार केवल 50% ग्रेजुएट ही नौकरी के लिए तैयार माने जा रहे हैं, बाकी डिग्री रखे हैं कोई काम के नहीं है, सब्जी बेचने के लिए है, बस हो गया। हर दूसरा युवा उन डिजिटल और व्यावसायिक कौशल में कमज़ोर है जो कि आज के टाइम में इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। डिजिटल एंड प्रोफेशनल स्किल बच्चों में चाहिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई पारंपरिक तकनीकी नौकरियों को समाप्त कर सकती है। AI आ गया है तो लोगों की ज़रूरत भी कम हो गई है। यदि हम री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग की कोशिश नहीं करते हैं तो शिक्षा और रोजगार के बीच में जो गैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अगला पैराग्राफ है इनफॉर्मल वर्कफोर्स का। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 बताती है कि लगभग 90% जो नौकरी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। मतलब कब जाना है, कब आना है, खाने पीने की, रिटायरमेंट की, छुट्टी की, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं। ठेके पर आधारित कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी को सरकार कहती है कि हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स की गारंटी नहीं होती है। बहुत सारे जो इंडियंस बच्चे हैं इनको टेक्निकल स्किल नहीं आता है। रिपोर्ट कहती है कि 75% युवा ईमेल के साथ अटैचमेंट नहीं भेज पाते।
60% साधारण कॉपी पेस्ट जैसे नहीं कर सकते, 90% को स्प्रेडशीट में फॉर्मूला लगाना नहीं आता है। ये आंकड़े आने वाले डिजिटल एरा के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी हैं। इसके बाद बात करते हैं हम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 की। इसके अनुसार बोला जा रहा है कि 2030 तक लगभग 17 करोड़ न्यू जॉब्स पैदा होंगी, जो कुल रोजगार का 14% होगा। लेकिन लगभग 10 करोड़ या फिर 9 करोड़ मौजूदा नौकरियां भी समाप्त होने वाली हैं। इसका शुद्ध लाभ लगभग 7.8 करोड़ नेट ग्रोथ, मतलब 7.8 करोड़ का फायदा मिलेगा, 7%। ये उम्मीद जगाती है, लेकिन साथ ही स्किल गैप को पाटने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। स्किल प्रोवाइड करना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है व्हाट इंडिया मस्ट डू, इंडिया को क्या करना चाहिए। अभी इंडिया एक क्रिटिकल क्रॉस रोड पर खड़ा है, निर्णायक मोड़ पर। यदि अब पॉलिसी इंटरवेंशन हम नहीं करते हैं और एक्सपेंसिव रीस्किलिंग नहीं करेंगे तो करोड़ों जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद हो जाएंगे बेरोजगार। मतलब एक तो हम अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, दूसरा हमें नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी के चक्कर में हम अपना कोई स्किल भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है वो चले जाएगा कहीं मोटरसाइकिल बनाने का काम करेगा, पंचर बनाने के काम में चला गया, कहीं चला गया वो कार सुधारने के काम में, कहीं बिजली फिटिंग कर रहा, कहीं पाइप फिटिंग कर रहा। ये वाले स्किल भी नहीं आते हैं पढ़े लिखे को, मतलब वो कोई काम का ही नहीं रह जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमको वोकेशनल ट्रेनिंग और डिजिटल लिटरेसी में तुरंत निवेश करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नौकरियों के लिए युवा तैयार हो सकें। अभी मैं कुछ अर्जेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिनको करने की ज़रूरत है, जैसे कि इंडस्ट्री एकेडमिया में मजबूत साझेदारी होना चाहिए, चाहे कानून के जरिए ही क्यों ना हो। मतलब एक तरफ हमारे उद्योग हैं, दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलीटेक्निक है। कॉलेजों को केवल डिग्री तक नहीं बल्कि प्लेसमेंट के लिए भी उत्तरदायी बनाया जाए कि आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हो तो नौकरी भी प्रोवाइड करोगे। हर स्कूल और कॉलेज में आइडिया लैब्स एंड टिंकर लैब ज़रूरी हों। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़, विदेशी भाषा एंड सॉफ्ट स्किल को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरनेशनल जॉब्स को ध्यान में रख कर के हमें ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन एजुकेशन सर्विस की स्थापना करना पड़ेगा, जैसे IAS की तरह, जिसे सर्वश्रेष्ठ, जिससे क्या होगा बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे निकल करके सामने आएंगे। 7वें नंबर में जो सुधार किया जा सकता है वो है उद्योगों से पेशेवरों को शिक्षा में शामिल किया जाए, जिससे थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होगी। इसके बाद वाले जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो हमारे देश में कार्बन मार्केट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमें कार्बन मार्केट्स को समझने की ज़रूरत है। कार्बन मार्केट या फिर कार्बन बाजार एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कंपनियां या फिर देश CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस एमिशन की सीमा को तय कर देता है एंड इससे जुड़ी क्रेडिट्स को खरीदा और बेचा जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी कम प्रदूषण फैला रही है तो उसको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। यदि कोई कंपनी ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर दूसरी कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। इसको हम एक आसान से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है कंपनियों को कि आपको 100 टन कार्बन एमिशन से आप ज़्यादा करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। एक फैक्ट्री की हम बात करते हैं, जैसे कि भारत में 2 फैक्ट्री है। ये जो फैक्ट्री है वो बहुत साफ़ सुथरी है। सरकार ने बोला था कि भाई आप 100 टन तक आपको अलाउ है CO2, लेकिन वो 80 टन में ही अपना मैनेज कर ले रही है, बेटर काम कर ले रही है। इसका मतलब ये है उसके पास 20 टन बचा है, उसे 20 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा जिसको वो बेच सकता है।
अब बात करते हैं फैक्ट्री बी की, जो कि ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री है। इसको भी बोले थे आप 100 टन तक की लिमिट में ही CO2 एमिट कर सकते हैं, लेकिन उसने 120 टन कर दिया। अब सरकार कह रही है जो 20 टन आप एक्स्ट्रा करे हो उसका आप पैसा दो या फिर आप कार्बन क्रेडिट खरीद लो। तो ए से वो 20 कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी और अपने उत्सर्जन को 120 में ही बनाए रखेगी। देखा जाए तो नॉर्मली यहाँ से किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है, बस ये है कि ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही थी, तो अब 100 रुपये की जगह 120 रुपया लागत उसको आ रही, क्योंकि 20 रुपये उसको ज़्यादा खर्चा करने पड़ जा रहे हैं। हालांकि पॉल्यूशन में कोई कमी नहीं आई, लेकिन माइंडसेट में ये कमी आई है कि भाई यदि मैं ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाऊंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब चलते हैं एडिटोरियल के मेन वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं। इस आर्टिकल में भारत के कार्बन मार्केट के जो टारगेट हैं और जो हम अपनी महत्वाकांक्षा रखे हैं, जो हमारे एमिशंस हैं, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण एनालिसिस ये प्रस्तुत करता है। इस एडिटोरियल में बोला जाता है कि हमें इन टारगेट की महत्वाकांक्षा को एंटायरिटी और सेक्टर लेवल पर नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी वाइड लेवल पर आंका जाना चाहिए। पहला जो टॉपिक है इसका वो है गवर्नमेंट अनाउंसमेंट एंड द की क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी के टारगेट निर्धारित कर दिए हैं। ये जो टारगेट हैं हमारे जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, भारी उद्योग क्षेत्रों के लिए तय किए गए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर पल्प, क्लोर एल्कली, लोहा, स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी है। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या ये टारगेट वास्तव में एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं या नहीं हैं। सेकंड वाला पैराग्राफ बोलता है शुड एम्बिशन बी मेजर्ड एट द एंटाइटी और इकोनॉमी लेवल। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें इस महत्वाकांक्षा को, एम्बिशंस को किस लेवल पर नापने की ज़रूरत है, व्यक्तिगत इकाई, सेक्टर या फिर इकोनॉमी। तो जब भी बात आती है मूल्यांकन की कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका वैल्यू को भी तो हम आंकें कि कितने आगे तक हम बढ़ पाए हैं, कितने आगे तक हम प्रगति कर पाए हैं, तो इसको हमेशा से ही हमारे देश के लेवल पर, देश की इकोनॉमी के लेवल पर हमें मूल्यांकन करना चाहिए। भारत की प्रमुख योजना की बात करें जिसका नाम रखा गया है PAT, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसके उदाहरण से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग सेक्टर में भले ही एनर्जी इंटेंसिटी घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन एवरेज रूप से एनर्जी का यूज़ ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। मतलब यूनिट लेवल पर हम फेल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गया है। जब तक कि पूरे देश के लेवल पर सुधार हो रहा है मतलब सब कुछ सही है। इसके बाद बात करते हैं मार्केट मैकेनिज़्म, जो कि हेल्प करता है हमारे एग्रीगेट गोल्स के लिए। सरकार ने PAT जैसी योजना लाई है। इसमें यदि कंपनियां अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर रही हैं तो वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट खरीद सकती हैं। इससे उन्हें अपने अंदर महंगे बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी पूरा का पूरा टारगेट उनका हो जाता है। इससे चीज़ क्लियर हो गई है कि मार्केट मैकेनिज़्म ने कुल मिलाकर के सही रिजल्ट दिया है। अब आगे बोला जाता है कि हमको ये नहीं देखना है कि एक यूनिट ने क्या किया है, बल्कि ये देखना है कि टोटल एमिशन इंटेंसिटी में कितनी कमी आई है। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम का टारगेट भी यही है, पूरा का पूरा प्रभाव का अध्ययन करिए। इसीलिए जब हम एम्बिशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट लेवल पर उसका आकलन होना ज़रूरी है। इसके बाद सेक्टर लेवल टारगेट यूज़फुल हैं कि नहीं है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की एक रिपोर्ट आई है, तो इसके हिसाब से देखिए यूनिट या फिर सेक्टर
लेवल के जो टारगेट रहते हैं केवल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र को प्रभावित करते हैं, लेकिन एमिशन इंटेंसिटी को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए सेक्टर टारगेट ज़रूरी तो हैं, लेकिन वे अकेले एम्बिशंस का मापदंड तैयार नहीं कर पाते हैं। CCTS के टारगेट की तुलना पुराने PAT डेटा से करना उचित नहीं माना जाता। मतलब फ्यूचर में हमें और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिवली एम्बिशंस अपनाने होंगे, जो कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC। सब देश ने अपना अपना NDC निर्धारित किया था कि कब तक हम नेट ज़ीरो को अचीव करेंगे, और 2070 नेट ज़ीरो के अनुरूप हो। केवल अतीत से तुलना करना पर्याप्त नहीं होता है। एक मॉडलिंग अध्ययन के हिसाब से देखा जाए, अगर हम NDC के हिसाब से 2030 की तरफ बढ़ेंगे ना, तो एनर्जी एमिशन की जो इंटेंसिटी है CO2 पर GDP प्रति वर्ष 3% हमें कम करना, 3.5%। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 2.5% सालाना कमी होगी, लेकिन CCTS लक्षित 8 जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, इसकी संयुक्त कमी सिर्फ 1.5% प्रतिवर्ष ही अनुमानित है। इससे पता चल जाता है कि इंडस्ट्री अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी गति से डिकार्बनाइजेशन कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। फाइनल असेसमेंट क्या बोलता है? CCTS जो हम निर्धारित करें हैं 8 भारी उद्योगों के लिए, इसको पूरे औद्योगिक क्षेत्र से पूरी तरह मिलाना कठिन है। फिर भी ये सबसे बेस्ट तरीका है जब तक सभी क्षेत्रों का विस्तृत मॉडल तैयार नहीं हो जाए। मतलब ये कुल उत्सर्जन तीव्रता में गिरावट ही तय करेगी कि भारत के प्रयास वास्तव में महत्वाकांक्षी हैं या फिर नहीं है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो पहली जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो निपाह वायरस से रिलेटेड है। निपाह वायरस एक RNA वायरस होता है जो कि पैरामाइऑक्सीविरिडाई फैमिली एंड हेनिपेवायरस जीनस से रिलेटेड होता है। मतलब ये हेंड्रा वायरस का नज़दीकी रिलेटिव माना जाता है। ये वायरस तेज़ी के साथ में हमारा दिमाग और हमारी सांस दोनों को प्रभावित करता है। संक्रमण की जब हम बात करते हैं तो ये जूनोटिक डिसीज़ माना जाता है। जूनोटिक डिसीज़ हम किनको बोलते हैं? ऐसे डिसीज़ जो कि जानवरों से इंसान में फैलता है। ये कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर सीधे व्यक्ति से संपर्क में आने से भी हो सकता है। बात करते हैं होस्ट एंड ट्रांसमिशन की। ये वायरस सबसे पहले सुअर, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और भेड़ में देखा गया। इसका मुख्य कैरियर है फल खाने वाले चमगादड़, फ्रूट बैट्स जिसको बोला जाता है। वायरस इनके यूरिन, स्टूल मतलब होता है मल, सलाइवा, बर्थिंग फ्लूइड्स मतलब जन्म के समय निकलने वाले तरल में पाया जाता है। फैटिलिटी रेट की बात करें यदि हम, तो इस बीमारी से मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लगभग 40 से लेकर के 75%। ये दर इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी हेल्थ की सर्विस कैसे रही है, वायरस कहाँ से फैला है। निपाह के यदि हम लक्षण की बात करें, एन्सेफेलाइटिस के जो लक्षण रहते हैं उस टाइप के दिखाई देते हैं, जैसे कि फीवर है, सिर दर्द है, ड्रॉविसनेस है, नींद आ रही है, डिसओरिएंटेशन मतलब भ्रम हो जाना, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा एंड यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस की बात करें तो पहचान कैसे करेंगे? RT-PCR और ELISA टेस्ट। शरीर के फ्लूइड से वायरस की पहचान करते हैं RT-PCR से, और जो ELISA होता है शरीर में बनी एंटीबॉडी के माध्यम से जांच होती है। वहीं यदि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इस वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ना ही इंसान के लिए ना ही जानवर के लिए। बचाव के जो तरीके हैं, खजूर के कच्चे रस से बचना है क्योंकि चमगादड़ इसको पीते हैं। इसके अलावा बीमार जो जानवर रहते हैं, सुअर और चमगादड़, इनसे डिस्टेंस बनाना है।
साथ ही साथ जिस व्यक्ति को संक्रमण हो गया है उससे भी हमें दूर रहना है। WHO के हिसाब से WHO ने निपाह को प्रायोरिटी डिसीज़ घोषित कर दिया है। मतलब ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इससे निपटने के लिए रिसर्च एंड इंटरनेशनल प्रिपरेशन ज़रूरी है। अगली वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे टॉपिक्स के ऊपर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट रिवीजन का काम किया जा रहा है। अभी एक राज्य में ये चल रहा है, आने वाले टाइम में दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार का रिवीजन देखा जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस प्रकार का रिवीजन करना एक क्वेश्चन खड़ा करता है, क्योंकि यदि जिन्होंने वोट डाला है या वोट नहीं डाले हैं, 2003 में नहीं डाले हैं, 2002 में डाले थे, 2003 में नहीं डाल पाए हैं, तो उन लोगों को भी फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। उनको बोलेंगे कि आप पासपोर्ट लाओ, 10वीं की मार्कशीट लाओ, ज़मीन के कागज़ लेकर के आओ, जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ, तो वो लोग कहाँ से प्रस्तुत कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में ECI ने बोला है कि हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, बहुत सारे विदेशी नागरिकों को हम पकड़ लिए हैं SIR के चक्कर में। चुनाव आयोग ने रविवार को बताया है कि बिहार में घर घर जाकर के वोटर लिस्ट की जांच के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग पाए गए हैं। इन लोगों के यदि हम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे, जो 30 सितंबर को पब्लिश होने वाली है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं प्रक्रिया का शेड्यूल और राज्यों के संदर्भ में बातचीत। SIR की जो प्रक्रिया है 25 जून को चालू हो गई थी, रिवीजन की जो प्रोसेस है वो हो गई थी 25 जून से, और फॉर्म जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। और इसके बाद बोला जा रहा है कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी करी जाएगी और इलेक्शन कमीशन ने बोला है ड्राफ्ट के बाद एक उचित प्रॉपर इंक्वायरी होगी। ये कार्रवाई खास तौर पर इसीलिए है क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने वाला। साथ ही साथ बहुत सारे जो राज्य हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑलरेडी से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस चीज़ को मानने से तैयार नहीं है। देखिए, बहुत सारी जो विपक्षी पार्टी हैं वो इसको कॉन्ट्राडिक्शन एंड डेमोक्रेटिक कंसर्न बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि आयोग की वेबसाइट पर फेक डेटा डाले जा रहे हैं।